गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं एक नया चैप्टर, आपके सिविक सेक्शन से आता है, क्लास 9th का चैप्टर है और नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर के अंदर आपसे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना से डिस्कशन करना चाहता है कि आपको अवेयर करेगा अबाउट इलेक्शंस, कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उसका बेस क्या होता है, सीन क्या होता है। क्लास 8 अगर आपको याद हो तो उसके अंदर आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में बताया, पार्लियामेंट के बारे में बताया। इसका एक स्टेप और आगे बढ़ करके इस चैप्टर में आपको डिटेल में डिस्कस करता है कि पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शंस का रोल क्या होता है। काफ़ी सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको बताने का मेन इंटेंशन भी यही है कि अपकमिंग ईयर्स में आप जाकर के एक वोटर बनेंगे और आपके पास में अथॉरिटी आएगी अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने की। तो एटलीस्ट आपके पास में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमारे इलेक्शंस की। इस चैप्टर को समझाना, इस चैप्टर को बताना, इसका मेन इंटेंशन यही है कि यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट दिस मैकेनिज्म। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस होते क्या हैं। इलेक्शंस क्या हैं? तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, पहले तो ये जानते हैं अपन कि इलेक्शन का मेन इंटेंशन और इलेक्शन के लिए मेन जो हमारा नीड है वो क्यों इलेक्शन ज़रूरी है। पहले तो देख लो, इलेक्शन एक ऐसा कॉन्टेस्ट होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। इसके अंदर एक चीज़ तो हमारे सामने आई कि इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेगा? इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं और इनको सपोर्ट मिलता है या लोगों का इनको फेथ नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता। उसी के बिहाफ पे अगर सपोर्ट मिलता है तो दे विल बी चूजन, और सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनको हटा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इलेक्शन क्या है? एक कॉन्टेस्ट है। किस चीज़ का कॉन्टेस्ट है? ये सपोर्ट मिलने और ना मिलने, लोगों का फेथ मिलने और ना मिलने का कॉन्टेस्ट है। इसके अंदर जिस भी पार्टी को, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मिलता है लोगों का, वो क्या होते हैं? वो पावर में आ जाते हैं। पावर का मतलब क्या होता है? दे कैन मेक गवर्नमेंट, दे कैन मेक गवर्नमेंट, फॉर्म गवर्नमेंट इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब हमारे यहां पर जो डेमोक्रेसी है उसका कौन सा फॉर्म है? वो फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, बात समझ में आई? होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे विल बी एक्चुअली चूजन बाय द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कौन चुनेगा? ओहो, एक सेकेंड भाई, है ना, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। चलो इसको ऐसे ही रेज कर देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कौन चूज करेगा? उनको चूज करेंगे लोग। कहां के लोग? उस देश के लोग। और ये क्या है? ये एक कंपटीशन है, एक तरीके का कॉन्टेस्ट है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती है। पावर में आने के लिए लड़ाई करते हैं। लड़ाई मतलब वो डिशुम डिशुम वाला नहीं, मतलब कॉन्टेस्ट करते हैं। कौन कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है वो क्या करता है? गवर्नमेंट बना लेता है, और जिसको नहीं मिलती वो अपोजिशन का रोल प्ले करता है। अपोजिशन इस बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। अदरवाइज तो जिसको आपने पावर दी है वो तो मिसयूज कर सकता है अपनी पावर को। इस कारण से आपको ये याद रखना है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन एक कॉन्टेस्ट है एक टाइप का, जिसके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। जिनको लोगों का सपोर्ट मिलता है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, पावर में आते हैं, और ये सारा जो सब कुछ प्रकरण होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। ठीक है, एक और अगर डेफिनेशन की बात करें और सिंपल फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो ये एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसके अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं रेगुलर इंटरवल में। यहां पर रेगुलर इंटरवल का मतलब है 5 ईयर्स। ओके, कि ये एक इस तरह का सिस्टम है जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे रेगुलर इंटरवल में, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा देंगे जिनको वो नहीं रखना चाहते। अब जैसे सोचिए कि मैंने किसी XYZ को नॉमिनेट किया मेरी तरफ से और वो अगर जीत गया, तो ऐसे में अगर उसने काम अच्छा नहीं किया तो आने वाले अगले 5 साल के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होंगे, आई विल ट्राई टू गिव वोट टू अदर, मैं दूसरे को वोट देने की कोशिश करूंगा और मे बी पॉसिबल दूसरा जो पर्सन है वो जीत जाए वापस से। तो ऐसे में अगर मैं नहीं चाहता था, पीपल डोंट वांट टू विश कि वो वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव पहले चुने हुए हैं अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाने के लिए दूसरे को वोट दिया जाएगा और उनको हटाया भी जा सकता है। इसका मतलब है कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। कि लोग क्या करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे रेगुलर इंटरवल में, हर 5 साल में।
जो लोग पहले से पावर में हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो काम अच्छा नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, किसी दूसरे को चुन लिया जाता है। ये जो सिस्टम है, ये जो मैकेनिज्म है, इसी को कहा जाता है इलेक्शन। इलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। इतना सा भी कहोगे तो भी इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, ये आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो इलेक्शन इज अ काइंड ऑफ सिस्टम इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट्स क्वाइट सिंपल। आपने देखा होगा जो हमारी उंगली होती है उसके ऊपर एक निशान लगाया जाता है और ये एक सिंबलाइजेशन है हमारे इलेक्शन का, जानते होंगे तुम, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब इलेक्शंस में वोट डालकर आते हैं तो स्टेटस जरूर लगाते हैं अपने इस तरह के फिंगर का। आगे देखिए, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके सब्जेक्टिव, हालांकि इस बार सब्जेक्टिव है नहीं, एमसीक्यूज बेस्ड है, लेकिन फिर भी आपको एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर एनटीएससी में बहुत काम में आएगी ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। तो भाई बहुत ज़रूरी इलेक्शन, सोचो आपके अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर नॉर्मली इसको ऐसे समझो आप, अगर कि इलेक्शंस नहीं होते हैं तो एक पर्सन को आपने चुन लिया और दैट पर्सन इज़ नॉट गुड, अगर आपके हिसाब से वो आदमी काम का नहीं है, अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं कर रहा, पुअर्स को नहीं देखता है और जिनको नीड है उनके बारे में हेल्प नहीं करता, उनकी हेल्प नहीं करता है, जो हमें नीडेड हैं जैसे सोसाइटी में जो काम करवाने हैं वो काम नहीं करवा रहे हैं। एक आदमी आपने गलत चुन लिया, इलेक्शंस ना हो तो वो आदमी कभी हटेगा ही नहीं उस प्लेस से, ऐसे में डेवलपमेंट कभी होगा नहीं। तो कई और भी चीज़ें हो सकती है, वन बाय वन सारे कॉजेज़ को देखते हैं, हमें इन रीजंस को देखते हैं कि वाई वी नीड ऑलवेज इलेक्शंस इन रेगुलर इंटरवल। इसने कहा कि इलेक्शंस take place regularly in all democracies. A rule of the people is not possible in any large country, and it is not possible for everyone to have the time, knowledge to take decision on all matter. Therefore, in the most democracy, people rule through their representative. काफी सिंपल सी और अच्छी सी बात बोली इसने कि the condition is इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। डेमोक्रेसी हमारे हर जगह पर डेमोक्रेसी फैली हुई है। डेमोक्रेसी अगर हर जगह पर है तो कंडीशन क्या है, वहाँ पर मैक्सिमम जो जो चीज़ें होगी वो सारी की सारी एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होगी। अगर मैं कहूँ इंडिया जैसी लार्ज सोसाइटी जहाँ डिफरेंट कास्ट कैटेगरीज क्लास ग्रुप्स रहते हैं, वहाँ पर किसी एक अथॉरिटी को आप काम करने को दे दो तो वो लोग शायद, मतलब मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, और आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए कि वो लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि एक क्लास कैटेगरी अपने हिसाब से डिसीजन लेगी और दूसरी अपने हिसाब से। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी है, डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ये डेमोक्रेसी जहाँ पर है, आप ऐसे समझ लो, जहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर ना तो हर आदमी डिसीजन ले सकता है, ना हर आदमी के पास में इतना टाइम होगा कि वो जो गवर्नमेंट के काम होंगे वो उसमें इंटरफेयर करे, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होगी कि किसी मुद्दे पर वो डिसीजन ले सके। अब सोचो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट के अंदर लगभग इलिटरेट 22% लोग हैं, तो कहाँ क्या ये पॉसिबल होगा कि वो जो इलिटरेट पीपल हैं उनको आप कमान सौंप दो कि देश चलाओ, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे देश, हमारे जैसे दूसरे डेमोक्रेसीज में यही होता है कि जो रूलर्स होते हैं, जो रूल करने वाले होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आम जनता उनको एक बार चुन लेती है, एंड ऑल द टास्क हैज गिवन इन देयर हैंड्स, कि जो भी टास्क है, जो भी काम है उनके हाथ में सौंप दिया जाता है और उसके बाद में वो लगातार काम करते हैं। सारे लोगों के पास ना तो टाइम होता है, ना नॉलेज होती है कि, और ना ही ऐसा पॉसिबल भी है कि सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं, उन सभी राय को सुना जाए, नॉट पॉसिबल। सो डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स फिर उनके बिहाफ पे रूल करते हैं। तो इलेक्शन जरूरी है, अदरवाइज तो होंगे ही नहीं। सो इलेक्शन कंसिडर किए जाते हैं बहुत ही असेंशियल इन द आर टाइम फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अगर इस तरह का, क्योंकि ये तो कॉज हो गया, अगर ये ना हो, और ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए कोई ना कोई मेथड तो चाहिए, तो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इज द मेथड फॉर चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव, सो वी नीड इलेक्शंस। और क्या है फिर इसने आगे बताया कि इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस। अच्छा समझ जाए, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, तो वी नीड इलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर एक पर्सन सही नहीं है तो उसको आपको रिप्लेस करने के लिए इलेक्शंस करवाने हैं, और आप खुद क्योंकि डिसीजन नहीं ले सकते, सो दैट वी नीड अ पर्सन हु कैन टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ यू, सो दैट इट इज रियली एसेंशियल टू हैव द इलेक्शंस इन रेगुलर इंटरवल। सो लोग इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चुनते हैं।
इसने कहा कि नेक्स्ट टॉपिक में ये कहता है कि एन इलेक्शन हैज वोटर्स मैनी चॉइसेस, इलेक्शंस के दौरान वोटर्स के पास में बहुत सारी चॉइसेस होती है। वोटर्स वो होते हैं जिनके पास में अथॉरिटी होती है वोट डालने की। अब ये अथॉरिटी किस किस के पास मिलेगी मैं आगे आके आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप जान लो कि 18 ईयर्स कम से कम हो, जिस जगह पर वोट डाल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इसका नॉमिनेशन हो, उस जगह के अंदर ये रजिस्टर्ड हो इलेक्शन कमीशन के पास। तो कोई भी 18 साल से बड़ा व्यक्ति जो इलेक्शन कमीशन के पास में रजिस्टर्ड है तो वो व्यक्ति वोटर होगा। तो देखो क्या क्या चॉइसेस होती है। दे कैन चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि ये क्या कर सकते हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो कि उनके लिए कानून बनाएंगे। ये ऐसे लीडर्स को चुन सकते हैं जो कि उनके लिए गवर्नमेंट बनाएंगे और जो मेजर डिसीजंस होंगे वो लेंगे। और ये चूज कर सकते हैं उस पार्टी को जो कि whose policies will guide the government and the law making bodies। बात सिंपल सी है, यहां पर इन्होंने बोला लेजिस्लेचर को चुनेंगे। लेजिस्लेचर में हो सकता है एमपी और एमएलए, है ना। फिर इसने बोला कि गवर्नमेंट को चुनेंगे, बोले तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और इसने बोला आगे चल करके ये कुछ ऐसी ये चूज करेंगे किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, जिसकी जो पॉलिसीज होगी वो गवर्नमेंट को गाइड करेगी। इसका मतलब हो गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स। तो ये किसको चुनते हैं, इलेक्शंस के थ्रू अपने लीडर को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना करके सीएम प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट लेते हैं और ये लोग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं, जुडिशरी का नहीं बन सकते। ठीक है, याद रहेगा। आप जानते भी होंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स भी कह सकते हो आप। चलो होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इलेक्शंस होने हैं, तो इलेक्शन जब होंगे तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाएगी। व्हाट थिंग्स आर देयर दैट कैन मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, लगभग 5 पॉइंट्स के ऊपर अपन बात करेंगे। तो पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीबडी शुड हैव द वन वोट एंड एवरी वोट मस्ट हैव द वन इक्वल वैल्यू। कोई भी इलेक्शन, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, ओके, लेकिन ये इलेक्शंस हो रहे हैं कि क्या ये डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं, क्या ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं, ये बात कैसे एश्योर की जाए। तो कुछ ये 5 सिचुएशन है, अगर ये पांचों सिचुएशन पूरी होती है तो वी कैन से इलेक्शंस डेमोक्रेटिक फॉर्म में हुए हैं, लोकतांत्रिक रूप से हुए हैं। पहला है कि जब भी इलेक्शंस हो तो हर किसी के पास में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल की क्लास कैटेगरी को ही आपने कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का मौका दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसने यही कहा कि एवरीबडी शुड हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको चुनना है या जो भी वोटर्स हैं जो वोट डालेंगे, उनका जो वोट वैल्यू हो वो सभी के लिए हो। ऐसा नहीं कि एक पर्सन के पास में वोट वैल्यू है दूसरे के पास नहीं, नो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक के पास में वोट वैल्यू है और एक का वोट वैल्यू ज्यादा है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक पर्सन के पास में, अगर आप नागरिक हैं, किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप सिटीजन हैं उस देश के, तो यू मस्ट हैव वन वोट एंड वन वैल्यू। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो वन वोट वन वैल्यू सिस्टम यहां पर होना चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चा यहां पे कि सेकेंडली देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज, कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी जरूरी है और रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि बार बार एक ही एक पर्सन बार बार आप रिपीट कर रहे हो और वही पर्सन आपने एज अ चॉइस रखा लोगों के सामने कि भैया ये है, देख लो, इसी को चूज करना पड़ेगा तुम्हें, और वो काम ही नहीं करता हूं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज की ये ड्यूटी है, कैंडिडेट्स की ये ड्यूटी है कि जब भी वो इलेक्शंस लड़े तो दैट मस्ट बी फ्री। हर किसी के पास ये मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि मैं आगे चल करके इलेक्शंस लड़ने लग जाऊं, क्योंकि अगर ऐसा मौका मुझे मिल रहा है तो ही आप कह सकते हो कि इलेक्शंस हमारे यहाँ जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में होते हैं। कि अ पर्सन इंडिविजुअली भी, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी, अगर कोई पर्सन है जो कि इलेक्शन जब लड़े जा रहे हैं, इलेक्शन जब लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो दे मस्ट हैव द रियल चॉइस।
वोटर मस्ट हैव द रियल चॉइस, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रीली, उनके ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले में हमने बात की थी एज अ सिटीजन, यहां हम बात कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, कि मैं भी रिप्रेजेंटेटिव बनने की काबिलियत रखता हूं और आम जो जनता है वो भी। थर्ड वाले पॉइंट में अगर अपन देखें तो थर्ड पॉइंट ये बताता है दे हैव द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट द रेगुलर इंटरवल, इलेक्शंस होने चाहिए हर 5 साल में, हर 5 साल में इलेक्शंस होते रहने चाहिए, जैसे कि अगर कोई गलत पर्सन भी चूज कर लिया गया है गलती से तो उसको हटाया जा सके। अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्शंस हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट कि जो कैंडिडेट है प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। भैया इसने कहा कि जो भी कैंडिडेट हैं वो प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। सीधी सी सिंपल सी बात है कि जिसको लोग पसंद करें उसको इलेक्शन के अंदर जीता हुआ माना जाना चाहिए। जैसे सोचिए 50% से ज़्यादा किसी पर्सन को आपने मेजॉरिटी दी, वोट्स उसको मिल गए, तो ही मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज द विनर, तो उसको विनर कंसिडर किया जाना चाहिए, उस कैंडिडेट को पावर में आने की परमिशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोलिंग बूथ ही चेंज कर दी, उस कैंडिडेट को गलती से गलत वोट बता दिए कि इतने नहीं मिले थे, इतने मिले थे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिसको लोग चाह रहे हैं, उसी पर्सन के पास में अथॉरिटी होनी चाहिए, उसी पर्सन को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होने चाहिए, फेयर मैनर में होने चाहिए और लोगों के पास में रियल चॉइस होनी चाहिए, उनकी विश के हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए कि अपने वोट का जो एक्चुअली जो पावर है उसको वो यूज़ कर सकें। क्या कहा इसने कहा कि जब इलेक्शंस हों दैट मस्ट बी फ्री एंड फेयर। फ्री का मतलब यहाँ पर पैसा लेने और देने से नहीं है, फ्री का मतलब है कोई प्रेशराइजेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन जिसको इच्छा है रिप्रेजेंटेटिव बनने की, वोटर बने रहने की, तो दे कैन डू दैट। फ्री एंड फेयर का मतलब अनऑथराइज्ड मैनर में फिजिकल पावर दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते, किसी से पैसा खिला करके, ब्राइब दे करके किसी से वोट नहीं ले सकते। ऐसा अगर होता है तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज फेयर। फेयर का मतलब आपने ऑथराइज्ड तरीके से वोट की डिमांड की है, उनको अपने फेथ में लिया है, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी तरीके का ब्राइब नहीं, ठीक है। एंड फ्री, एवरीवन इज फ्री टू गिव वोट और बीइंग दे कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव। एंड फेयर का मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया ऑथराइज तरीके से, एक सही तरीके से, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। हर इलेक्शंस को अगर ये 5 कंडीशंस इलेक्शंस में कंसिडर की जा रही है, हो रही है, हमें देखने को मिलती है, तो बिलीव कि यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। हमने बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए, हर एक पर्सन के पास में इक्वल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, उसका वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास में और हर कैंडिडेट के पास में ये मौका होना चाहिए कि वो इलेक्शंस लड़ सकता है। रेगुलर इंटरवल में करो, लोगों के पास जो भी लोग चुन रहे हैं जिनको भी, उन्हें मौका दो गवर्नमेंट में आने के लिए और फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस करवाओ। दैट्स क्वाइट सिंपल एंड बाय दैट वी कैन से कि इलेक्शन जो हुए हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हुए हैं। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट है कि इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये बात सही है कि इलेक्शंस के अंदर कंपटीशन लेकर आ जाओ आप? डू यू रियली थिंक कि इलेक्शंस के अंदर अगर आप कंपटीशन रखते हैं तो कंडीशंस वुड बी गुड, कंडीशंस अच्छी होंगी? तो इसको हम समझेंगे मेरिट एंड डीमेरिट से। अगर कंपटीशन होता है तो उसके कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डीमेरिट्स होंगे। वी विल डिस्कस इट। होपफुली यहां तक तो आपको कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें इसके आगे देख लेते हैं एक बार कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बार मेरिट्स के ऊपर। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन है तो कंपटीशन अगर होता है तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इट, इसकी मेरिट्स क्या है? मेरिट और डीमेरिट तो तुम जानते होंगे ना। डीमेरिट का मतलब दोष, अवगुण, मेरिट्स का मतलब गुण, ठीक है। तो पहली चीज, पहला मेरिट है कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो मेकर्स थे वो इस बात के लिए अवेयर थे कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि अगर आपने इलेक्शंस करवाए तो उसमें कंपटीशन होगा और कंपटीशन के अंदर जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें हमेशा पॉजिटिवली ही की जाए। तो इन्होंने ऐसा कहा कि सिस्टम क्या है, मेरिट की अगर अपन बात करें तो ये बात तो आप जानते हो, इलेक्शन जब लड़े जाते हैं ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस बात के लिए वो बहुत ही वेल अवेयर थे कि अगर कंपटीशन होगा तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती है।
लेकिन वो इस बात को भी जानते थे कि आज जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन आगे नहीं रहेगी। लोग पढ़े लिखे होंगे और उनको पता होगा कि कौन सा कैंडिडेट ज़रूरी है। और अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, उसने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया, तो अगर केवल उन्हीं के पास में ऐसा मौका होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, लोग उस बात के लिए एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि ये लोग काम भी नहीं कर रहे, उनको हम हटा भी नहीं सकते। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को पहले ही एक तरीके से विजन उन्होंने रख लिया था कि जो भी फ्यूचर लीडर्स चुने जाएंगे वो कंपटीशन के थ्रू ही चुने जाने चाहिए। एंड ये जो कंपटीशन है, दिस विल गिव द बेटर वर्क सिस्टम। तो ये क्या करेगा, एक सही मौका देगा लोगों को कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वेरी फाइन कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मतलब आप कह सकते हो एक बहुत ही दूरदृष्टिता उन्होंने रखी। विजन उनका बिल्कुल क्लियर था कि अभी के लिए सिस्टम हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बट आगे फर्दर जब लोग पढ़े लिखे होंगे, उनकी समझ काफ़ी अच्छी होगी, तो दिस वर्क वुड बी बेटर। ये जो वर्क सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा होगा। आगे देखिए, आगे उन्होंने कहा कि इन अ वे इट इज ट्राई टू इंप्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। हर किसी को पता है कि दे कैन बी रिप्लेस्ड, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति है वो काम करना चाहेगा, वो काम करेगा, दिखाएगा काम करते हुए। तो दे विल इंप्रूव देमसेल्फ, दे विल इंप्रूव देयर नॉलेज, दे विल इंप्रूव देयर कैरेक्टर। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे दे विल ट्राई टू बी इन द कॉम्पिटिशन, वो हमेशा बने रहने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज तो उनका निकाल दिया जाएगा। The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are be rewarded for serving the people and punished for not doing so. तो ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपने काम किया है तो 5वें साल के बाद में जब इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस, तो यू विल बी चूजन अगेन। अगर नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये तो आपका पनिशमेंट हुआ, एक तरीके से इंसल्ट हुआ कि तुम हार गए, तुमने काम अच्छा नहीं किया। और अगर आप वापस से चुनने जा रहे हो तो दैट इज अ गुड गिफ्ट फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कि if a political party is motivated only by a desire to be in a power, even then it will be forced to serve the people। अगर सोचिए, मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, और वो पॉलिटिकल पार्टी एक लंबे टाइम तक गवर्नमेंट में रही। तो इसने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है भी वहां पे लॉन्ग टाइम तक वो लगी हुई भी है, तो भी उसको मोटिवेटेड होना पड़ेगा इस आशा में कि उनको कॉन्टिन्यूसली पावर में रहना है। और वो मोटिवेशन कब मिलेगा, वो मोटिवेशन तभी आएगा जब वो सर्व करेंगे किसको, लोगों को। अगर वो लोगों को सर्व नहीं करते हैं, उनको फोर्सफुली करना पड़ेगा ऐसा, अगर उनको डिजायर है कि वो पावर में रहें। इफ दे हैव डिजायर टू बी इन अ गवर्नमेंट देन दैट इज कंपल्सरी टू सर्व द पीपल, and that gives the good chance, good opportunity, and it comes from the competition। उनको पता है कि भैया हमने नहीं करा तो दूसरे आ जाएंगे हमारे अगेंस्ट में, चाहे वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, बट उनको पता था कि कंपटीशन है, अगर हमने काम नहीं किया, हम पावर में आ गए, चलो ठीक है 5 साल हम पावर में रहेंगे, बट आज अगर अपन ने काम नहीं किया तो 5 साल बाद ये हमें किक आउट कर देंगे। तो ऐसे में उनको काम करना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। Political competition may cause divisions and some ugliness, but it is finally help to the force political parties and leaders to serve the people। हो सकता है ये जो कंपटीशन है थोड़ा सा डर्टी फेस ले ले, लेकिन ये जो डर्टी फेस है ये क्या करता है, हो सकता है डिवीजन हो जाए, हो सकता है कुछ अगली थिंग्स यहाँ पर हो जाए, अच्छी चीज़ें ना हो, डर्टी टैक्टिस प्ले कर दी जाए, लेकिन 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 फाइनली ये लोगों को मौका देती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को सर्व करेगी अल्टीमेटली, इफ दे आर एक्चुअली डिजायर्स टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो दीज आर द मेरिट्स। मेन जो मेरिट्स हैं वो यहां पर है कि इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात को जानते थे कि फर्दर आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन लोगों के लिए। कंपटीशन अगर करेंगे ये तभी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर पाएगी। ये काफ़ी रियलिस्टिक मैनर है कि लोग यहाँ पे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, कैरेक्टर को इम्प्रूव करते हैं कंपटीशन के कारण से। पॉलिटिक्स के अंदर लोग मोटिवेटेड होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मोटिवेटेड होती है कि वो लोग काम करें, अगर काम नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। हो सकता है कुछ डिवीज़न हो और कुछ बुरी चीज़ें भी हो, लेकिन फाइनली ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है किसको, लोगों को। डीमेरिट के ऊपर बात कर लेते हैं कि डीमेरिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूछ लेते हैं आपसे ऑप्शन दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया, चूज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ द पॉलिटिकल कंपटीशन। तो यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है 3 सही दे दे, 1 गलत दे दे, तो थोड़ा सा इस बारे में भी आपको अश्योर्ड होना पड़ेगा। देखिए डीमेरिट्स की अगर अपन बात करते हैं तो दैट इज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ठीक है, फैक्शंस का मतलब एक तरीके से कट्टरपंथी होता है, डिसयूनिटी का मतलब एक तरीके से टूट जाना होता है। कि डीमेरिट क्या है, कंपटीशन है तो लोग टूट जाएंगे,
कुछ लोग इसके सपोर्टर हैं, कुछ इसके सपोर्टर हैं, और ऐसे में कुछ लोग कट्टर हो जाएंगे किसके लिए, चाहे वो काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, ए अच्छा कर रहा है, बी अच्छा कर सकता है, तो वो ए के लिए, चाहे नहीं भी कर रहा है तो भी दे आर सपोर्टर ऑफ ए। ऐसे में क्या होता है, यहां पर एक इस तरह का डिसयूनिटी हो जाता है कि लोग काम के बिहाफ पर नहीं देखते किसको चूज करना है किसको नहीं, वो देखते हैं कि हु इज एक्चुअली देयर लव्ड वन, उनका प्यारा कौन है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे डिसयूनिटी हो जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े से लोग फैक्शनलिज्म के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर एक अलग ही टाइप के, अलग ही मतलब आप मान के चलो एक अलग ही लेवल पे जाते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को किसी भी तरीके से हराना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली कंपटीशन है, कंपटीशन में क्या करेंगे, हर कोई जीतना चाहेगा क्योंकि उसका जो रिवॉर्ड है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। रिवॉर्ड क्या है, पावर में आ जाना, गवर्नमेंट बना लेना। तो पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग लीडर्स एक दूसरे के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाते हैं और ये जो एलिगेशंस होते हैं बहुत बुरे होते हैं, कुछ भी कह देते हैं। इलेक्शंस के दौरान राहुल गांधी जी और मोदी जी का मुझे याद है अभी जब इलेक्शंस हुए थे, तो ऐसे में वो ये बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो कह रहा है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। अरे बहुत अजीब सी चीज़ें हैं। वो लगा रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं, मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं। फिर राहुल गांधी जी के लिए मीम बना देते हैं कि इधर से आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा। कई सारी ऐसी चीज़ें, कई सारे ऐसे एलिगेशंस, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ये जो एलिगेशंस होते हैं कहीं ना कहीं ये लोगों को मतलब डाइवर्ट करने के लिए होते हैं, लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। अब सोचो, मैं ना तो राहुल गांधी जी का सपोर्टर, ना कांग्रेस का सपोर्टर, ना बीजेपी का सपोर्टर, ना मोदी का सपोर्टर, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। आपको एक क्लिप दिखाई जा रही है जिसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी जी ने यहाँ पे आलू डाला और बोला यहाँ से सोना निकलेगा। सिंपल सी बात है। आपको क्या ये पता है कि ये क्लिप का एक्चुअल में सेंस क्या था, उस टाइम उन्होंने क्या कहा था, क्या ये पता है? हमें पता ही नहीं। हमने केवल वो क्लिप देखी और हमने सोच लिया, दिमाग में बैठा लिया कि राहुल गांधी जी अच्छे नहीं है। दूसरा एक और क्लिप है जिसमें कहा गया नरेंद्र मोदी ने कि सभी लोगों को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब लोगों ने उसको क्या बना लिया, उसको टैगलाइन बना लिया कि कहाँ है भाई 15 लाख, तो हमारे खाते में नहीं है ना। फिर तुमसे पूछते हैं तुम्हारे खाते में 15 लाख आई क्या, वो बोलोगे मोदी जी ने कहा था। हमें ना तो उसके आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है, बट हम जो क्लिप्स देखते हैं जो इस डर्टी ट्रिक्स के या डर्टी टैक्टिक्स का पार्ट होता है आपका माइंड वॉश करने के लिए, हम उसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें करो आप, अपकमिंग जनरेशन है जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी खुद की सोच होनी चाहिए। उस सोच के बिहाफ पर ही ये ज़रूरी है कि आप सोच समझ के डिसीजंस लें इलेक्शंस में। ठीक है, सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट डर्टी ट्रिक्स को प्ले करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। सम गुड पर्सन हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंट्री इन दिस कॉम्पिटिशन। जो अच्छे लोग हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण से इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते और हमें अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाते, और दे डू नॉट लाइक द आइडियाज ब्रिंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। और ना ही अगर कोई उनको पुश भी करने की कोशिश करे कि नहीं यार आप तो आओ, आप इलेक्शंस के अंदर होने चाहिए, आप जैसे लोग हमें चाहिए सर्व करने के लिए देश को, तो उनको पसंद नहीं होता कि कोई उनको ड्रैग करे अननेसेसरी। अनहेल्दी कंपटीशन है। कंपटीशन अगर हेल्दी होता है तो दैट वुड बी गुड। हेल्दी कंपटीशन का मतलब वो इतने घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी इतने घंटे पढ़ूं, दैट इज हेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन क्या होगा कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है, चलो उसके टांग ही तोड़ देते हैं, आँख ही फोड़ देते हैं, ये अनहेल्दी कंपटीशन है। ये जीतना थोड़ी बॉस। तो ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो अनहेल्दी हो चुका है और हमें ज़रूरत है हेल्दी कॉम्पिटिशन की। एंड दैट हेल्दी कॉम्पिटिशन कम्स कि जब हम अपनी नॉलेज को, अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा बिल्ड करते हैं, अच्छा करते हैं उसे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस अबाउट सम टॉपिक ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जितना हमने पढ़ा सिंपल सा था, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। कहीं प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, कोई इश्यूज हैं तो भी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं इसके आगे। थैंक यू सो मच।